बेटा आवाज आ रही है? जी सर, आ रही है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सर आज कोई है ही नहीं, आ गए सर। जिनको बेटा पढ़ना है वो आएंगे, जिनको नहीं पढ़ना वो नहीं आएंगे। अब क्या किया जा सकता है। जी सर, जी। जी सर। थर्मोडायनेमिक्स चलेगा ना सर आज? हाँ, थर्मोडायनेमिक्स चलेगा। तो थर्मोडायनेमिक्स में शुरुआत करेंगे हम लोग बिल्कुल स्टार्टिंग से, जहाँ से टेम्परेचर वगैरह पढ़ते हैं, जी। और उसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। बट कल सर वो पूरी क्लास हुई नहीं थी कल वाली। अब बेटा तुम लोग को मैंने कल बताया था ना कि समस्या थोड़ा सा क्या है कि बीच में क्लासेस ऑफ रही हैं। तो वो जी। जो सिलेबस है उसको कैसे पूरा किया जाएगा। तो अब जैसा हम लोग को ऊपर से ऑर्डर मिल रहा है वैसा हम लोग कर रहे हैं। यस सर, थैंक यू। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं थर्मोडायनेमिक्स से। सबसे पहले बात करते हैं किसकी, ताप की, यानी कि टेम्परेचर। क्या होता है टेम्परेचर? बताओगे? ताप क्या बताता है? इसका मतलब है ताप को कैसे डिफाइन करते हैं? डिफाइंड एज द, एक सेकंड रुकिएगा, डिफाइंड एज द आवाज आ रही है बेटा? यस सर, आ रही। हाँ ठीक। डिफाइंड एज द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ ए बॉडी। इसको मैं भी हिंदी में समझाता हूँ, मतलब समझिएगा इसका। कोई बॉडी कितनी गर्म, कोई बॉडी कितनी गर्म या कितनी ठंडी है, ये बताने के लिए किसका यूज होता है? टेम्परेचर का। ये बताने के लिए किसका यूज होता है? टेम्परेचर का, ताप का, कि कोई बॉडी कितनी गर्म या कितनी ठंडी है। और हमको क्या इसमें याद रखना होता है कि जो ऊष्मा है उसका प्रवाह उच्च ताप से निम्न ताप की ओर होता है। ये बात आप सब जानते होंगे क्या, कि ऊष्मा का प्रवाह कहां से कहां होता है? उच्च ताप से निम्न ताप। जैसे इसका एग्जाम्पल समझिएगा आप, एक कप गर्म चाय लीजिए और उसको कमरे में रख दीजिए, तो चाय थोड़ी देर बाद क्या हो जाती है? ठंडी हो जाती है। होती है कि नहीं? बोलो भाई। यस सर, ठंडी हो जाती है। इसलिए ठंडी हो जाती है क्योंकि चाय का ताप क्या है? ज्यादा है, और कमरे का ताप क्या है? कम है। तो ऊष्मा प्रवाहित होना शुरू होती है कहां से कहां? चाय से कमरे की तरफ। और तब तक प्रवाहित होती है जब तक दोनों का ताप बराबर ना हो जाए, यानी कि चाय क्या हो जाती है? पहले की तुलना में ठंडी हो जाती है। दूसरा उदाहरण, आप जो है एक गिलास में फ्रिज का पानी ले लीजिए ठंडा बिल्कुल, और उसको कमरे में रख दीजिए, तो पानी का ताप क्या है? बढ़ने लगता है। बढ़ने लगता है मतलब कि जो ठंडा पानी था बिल्कुल वो नॉर्मल होने लगता है। क्यों? क्योंकि इस बार पानी का ताप कम है और कमरे का ताप ज्यादा है। तो ऊष्मा प्रवाहित होती है कहां से कहां? कमरे से उस पानी की तरफ, और उसको सामान्य बना देती है। समझ रहे हैं कि नहीं? अब ताप के क्या होते हैं? पैमाने।
टेम्परेचर स्केल। तो ये 3 तरह के टेम्परेचर स्केल आपको पढ़ने होते हैं। पहला डिग्री सेल्सियस, दूसरा फ़ारेनहाइट और तीसरा केल्विन। नाम सुने हैं इनके कि नहीं सुने? बोलो भाई, नाम सुना है कि नहीं सुना? सुना है सर। क्या क्या होते हैं? सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन। एक सर र्यूमर भी होता है। हाँ, र्यूमर भी होता है, लेकिन सामान्यतः यूज इन्हीं का किया जाता है, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन का। ये र्यूमर भी होता है। जी सर। कहाँ तक चलता है वो? 0 से 80 तक। कहाँ जी तक सर, चलता है? 0 से 80 तक। 80 तक चलता है। जी सर। अब देखिए, किसी भी ताप पैमाने को पढ़ने के लिए हमें आवश्यकता होती है 2 बिंदुओं को जानने की। जैसे ये डिग्री सेल्सियस पैमाना है, तो हमें इसके बारे में 2 चीजें जाननी है। क्या? कि इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है, फ्रीजिंग पॉइंट मतलब जिस पर आकर बर्फ जम जाए, जिस पर आकर क्या हो जाए? बर्फ जम जाए, बर्फ। वो कितना है। और दूसरा, किसी पैमाने का बॉइलिंग पॉइंट कितना है, यानी कि जी जिस ताप पर आने के बाद पानी गर्म होने लगे। क्या होने लगे? मतलब उबलने लगे। लगे। जी सर। अब फ़ारेनहाइट में भी यही 2 चीजें हमको चाहिए होंगी। बॉइलिंग पॉइंट को शॉर्ट में लिख देंगे बीपी, और फ्रीजिंग पॉइंट को लिख देंगे हम लोग शॉर्ट में एसपी लिख देते हैं। इस तरह केल्विन पैमाने के लिए भी अगर बात करें, तो ये बॉइलिंग पॉइंट हो गया और ये क्या हो गया? इसका फ्रीजिंग पॉइंट हो गया। इन 2 पॉइंटों के बीच में हमको चीजों को जानना है। क्लियर है? अब जो डिग्री सेल्सियस का पैमाना है, हमारा ताप पैमाना है, उसमें जो अगर डिग्री सेल्सियस की बात करेंगे, तो जो बर्फ जमती है वो जमती है किस पर? 0 डिग्री सेल्सियस पर। और जो पानी उबलता है वो उबलता है 100 डिग्री सेल्सियस पर। इसी तरह, बेटा माइक बंद करें, माइक बंद कर लें, आवाज आ रही है वहां से। सर माइक बंद करवा दीजिए, डिस्टर्बेंस हो रहा है। बेटा माइक बंद कर लो। इसी प्रकार जो फ़ारेनहाइट पैमाना है, उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है, मतलब जहां बर्फ जमेगी, वो होता है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। और जो बॉइलिंग पॉइंट है वो होता है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। क्या होता है वो? 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। जो केल्विन पैमाना है, उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है, यानी कि बर्फ जमती है, वो जमती है 273 डिग्री केल्विन। या आप पूरी तरह लिखें तो 273.15, और यहाँ पर 373 डिग्री केल्विन। तो किन्हीं भी ताप पैमानों को जानने के लिए 2 चीजों की आवश्यकता पड़ती है, कि उसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या है और उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है। अगर ये आपको मिल गया, तो आप किसी भी पैमाने को आसानी से क्या कर सकते हैं? स्टडी कर सकते हैं। किसी भी पैमाने को आसानी से क्या कर सकते हैं? स्टडी कर सकते हैं। समझ रहे हैं कि नहीं? बोलो भाई विशान। जी सर, आ रहा है। अब बात आती है ये समझने के बाद कि किसी एक पैमाने से दूसरे पैमाने में कैसे पहुंचा जाए। मतलब अगर डिग्री सेल्सियस में कोई ताप दिया है, उसको फ़ारेनहाइट में बदलना है, तो कैसे बदलें? या सेल्सियस में कोई ताप दिया है डिग्री सेल्सियस में, उसको केल्विन में बदलना है, तो कैसे बदलें? तो इसके लिए अपने पास कुछ क्या होते हैं? फॉर्मूले होते हैं। उन फॉर्मूलों को पढ़ने के लिए हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग उस पर काम करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं आपको तरीका समझाता हूं, तो आपको फार्मूला याद करने की जरूरत कभी नहीं पड़ेगी। ठीक है ना? आपको याद केवल क्या करना है? फ्रीजिंग पॉइंट याद करना है और बॉइलिंग पॉइंट याद करना है। इसके बाद एक से दूसरे में जाने के लिए आपको कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है। जैसे मान लीजिए, हम मान लेते हैं डिग्री सेल्सियस का कोई भी ताप C है, फ़ारेनहाइट का कोई भी ताप जिसको हमको निकालना है वो F है, और केल्विन का कोई भी ताप हमारा क्या है? K है। ये हमने मान लिया। अब हमें कन्वर्ट करना है, तो जरा ध्यान से देखना।
पहले मैं बात कर रहा हूं सेल्सियस और फॉरेनहाइट की। किसकी बात कर रहा हूं? सेल्सियस और फॉरेनहाइट की। देखिए करना क्या है, सेल्सियस का कोई भी टेम्परेचर सी ले लीजिए, उसमें से इसका फ्रीजिंग पॉइंट माइनस कर दीजिए बटे बॉइलिंग पॉइंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट बराबर एफ से तुलना कर रहे हैं तो एफ ले लिया, इसका फ्रीजिंग पॉइंट कितना था 32 माइनस कर दिया, और फिर क्या करना है 212 में 32 को क्या कर देना है माइनस कर देना है। तो ये किसका फॉर्मूला बन गया? सी और एफ के बीच का, रटना नहीं है कुछ। सी माइनस फ्रीजिंग पॉइंट बटे बॉइलिंग माइनस फ्रीजिंग, एफ माइनस फ्रीजिंग बटे बॉइलिंग माइनस फ्रीजिंग, किसी का भी आप इससे निकाल सकते हैं। जैसे मान लो हमको इन दोनों की बात करनी हो, फारेनहाइट और केल्विन की, तो क्या लिखेंगे? एफ माइनस 32 बटे 212 माइनस 32 बराबर के माइनस 273 बटे 373 माइनस 273। समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? बोलो भाई। जी यस सर। सर, आ रहा है। ठीक है ना, कोई जैसे आपको सी और एफ की आपस में इंटर जैसे सवाल पूछ रहा है कि इतने डिग्री सेल्सियस को इतने फारेनहाइट में चेंज करो, तो तुम्हारे दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि डिग्री सेल्सियस मतलब 0 और 100 और फारेनहाइट मतलब 32 और 212। तो हमने क्या किया, सी माइनस 0 फ्रीजिंग पॉइंट को माइनस किया बटे 100 माइनस 0। इसी तरह यहाँ एफ माइनस 32 बटे 212 माइनस 32, इस तरह करते चले जाना है, चाहे इसका इसका हो, चाहे इसका इसका हो, चाहे इसका इसका हो, तीनों का आप कर सकते हैं। जैसे सेल्सियस और किसका करना हो, केल्विन का करना हो, तो क्या लिखेंगे? सी माइनस 0 बटे 100 माइनस 0 बराबर के माइनस 273 बटे 373 माइनस 273। इसको थोड़ा सा और अगर सॉल्व कर लोगे ना, तो ये देखो सी में 0 गया, सी बचा बटे क्या है 100, के माइनस 273 और 373 में 273 गया तो 100 बचा, 100 से 100 कट जाएगा और यहां से क्या जाएगा, के बराबर सी प्लस 273। ये सबको मालूम होगा कि 273 जोड़ देते हैं, है ना? यस सर। तो वो यहीं से निकल के आता है। ठीक, इसको नोट करिए फिर आगे बढ़ते हैं। नोट हो गया सर। जीसान तुम्हारा हो 1 गया? मिनट सर, 1 मिनट। हाँ कर लो कर लो। हो गया सर, हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब हमें पढ़ना है ठोसों का ऊष्मीय प्रसार। थर्मल एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड्स। ठीक है, तो इसमें पहला पढ़ेंगे हम लोग क्या, रेखीय प्रसार, लीनियर एक्सपेंशन। क्या पढ़ेंगे, रेखीय प्रसार। इसका मतलब ये है ठोसों के ऊष्मीय प्रसार का कि अगर किसी ठोस को गर्म करें, अगर किसी ठोस को क्या करें, गर्म करें, तो उसका जो आकार है वो बढ़ जाता है, यानी कि उसका आकार क्या हो जाता है, उसके आकार का प्रसार हो जाता है। तो रेखीय प्रसार का मतलब, रेखीय प्रसार का यूज वहां होगा जहां पर आपके पास क्या हो, कोई एक लंबाई वाली वस्तु, जिसके पास केवल क्या हो, लंबाई हो, मतलब एक विमा में काम हो। तो मान लेते हैं कि ये कोई रॉड है हमारे पास, ये कोई क्या है, रॉड है, जिसकी लंबाई कितनी है, कैपिटल एल। इसको हमने क्या किया, गर्म किया। क्या किया, इसको गर्म किया, ऊष्मा दिया, तो इसकी लंबाई जो है वो मान लीजिए डेल्टा एल क्या हो गई, बढ़ गई। इसकी लंबाई क्या है, डेल्टा एल क्या हो गई, बढ़ गई। तो जो इसकी लंबाई में वृद्धि होगी डेल्टा एल, वो समानुपाती होगी जितना आप इसको क्या करेंगे, गर्म करेंगे, मतलब ताप के क्या होगी, समानुपाती होगी। और जो ये डेल्टा एल है ये समानुपाती होगी इसकी प्रारंभिक लंबाई के। भाई जितनी तुम लंबी रॉड लोगे उतना ही ज्यादा क्या हो सकती है वो फैल। भाई तुमने मान लो इतना मार्कर लिया, तो ये मान लो इतना फैल गया, है ना, ये मान लीजिए आपने मार्कर लिया, ये इतना फैल गया। लेकिन अगर आपके पास इतना बड़ा मार्कर होता तो वो क्या होता, इतना फैलता। तो जितनी प्रारंभिक लंबाई उसमें प्रसार होने के चांस क्या है, उतने ही ज्यादा। अगर इन दोनों को एक साथ लिखा जाए तो हम लिख सकते हैं कि डेल्टा एल जो समानुपाती है वो किसके है, एल इंटू टी के। इसके भी समानुपाती और इसके भी समानुपाती। अब समानुपाती का चिन्ह अगर हटाते हैं तो क्या लगाना पड़ता है, एक नियतांक, और उस नियतांक को बोलते हैं अल्फा एल और इंटू टी हो जाएगा ये। तो यहां अल्फा को बोलते हैं रेखीय प्रसार गुणांक। क्या बोलते हैं अल्फा को, रेखीय प्रसार गुणांक। और इस अल्फा का मान क्या होगा, डेल्टा एल बटे एल इंटू टी, या इसमें डेल्टा टी अगर आप लिखेंगे तो और अच्छा रहेगा। ये डेल्टा टी का मतलब कितना ताप में आपने परिवर्तन किया। अब अगर इसको क्या करना है, परिभाषित करना है किसको, अल्फा को, तो कैसे परिभाषित करें। देखो अगर एल बराबर 1 हो और डेल्टा टी बराबर 1 हो तो जो अल्फा है वो किसके बराबर हो जाएगा, डेल्टा एल के बराबर हो जाएगा। तो कैसे परिभाषित करते हैं, एल को 1 लिया, यानी कि एकांक लंबाई की छड़ का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर क्या किया, देखो एकांक लंबाई की छड़ यानी कि एल बराबर 1 ले लिया, का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए, यानी कि इसका भी मान कितना ले लिया, 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर छड़ की लंबाई में हुई वृद्धि रेखीय प्रसार गुणांक कहलाती है, रेखीय प्रसार गुणांक कहलाती है। एकांक लंबाई में 1 डिग्री सेल्सियस की जो वृद्धि होगी वो अल्फा के बराबर होगी। और इसमें क्या जानना है कि कुल लंबाई कितनी हो जाएगी। भाई पहले लंबाई कितनी थी, एल, अब डेल्टा एल क्या हो गई, बढ़ गई। तो जो कुल लंबाई है वो कितनी हो जाएगी, एल प्लस डेल्टा एल, यानी कि एल प्लस डेल्टा एल का मान कितना है, अल्फा एल डेल्टा टी। तो यहां से एल कॉमन ले लेंगे तो 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। ये किसकी बात हो जाएगी यहां तक, रेखीय प्रसार की। फिर दूसरा क्या होता है,
क्षेत्रीय प्रसार। पहले क्या किया, एक डायमेंशन जिसके पास केवल लंबाई हो, अब दो डायमेंशन जिसके पास क्या हो, क्षेत्रफल हो, तो क्षेत्रीय प्रसार, इसको बोलते हैं सुपरफिशियल एक्सपेंशन। फिशियल एक्सपेंशन। मान लीजिए आपके पास क्या है, कोई ए क्षेत्रफल की कोई सीट है जिसका क्षेत्रफल कितना है, पहले ए। अब अगर आप इसका टेम्परेचर क्या करेंगे, बढ़ाएंगे, इसको गर्म करेंगे, तो इसका क्षेत्रफल बढ़ेगा, मतलब इसकी लंबाई भी बढ़ेगी और क्या बढ़ेगी, चौड़ाई बढ़ेगी। तो मान लीजिए इसके क्षेत्रफल में जो वृद्धि है वो कितनी है, डेल्टा ए। तो ये किसके समानुपाती होगी, जितना आप ताप में वृद्धि करेंगे और जितना इसका क्या होगा, प्रारंभिक क्षेत्रफल होगा, दोनों को मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, ए इंटू डेल्टा टी। और समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे, बराबर लगाएंगे, तो एक नियतांक लगाना पड़ेगा जिसको बोलते हैं बीटा। वहां पर क्या था, अल्फा, यहाँ पर क्या है, बीटा। और इस बीटा को क्या बोलते हैं, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक। ठीक, और देखिए, पढ़ते समय लिखा ना करें, बाद में लिखने के लिए आपको समय दिया ही जाता है, तो सब जब हम समझाएं तब आप केवल समझें। यहां से बीटा का मान कितना हो जाएगा, डेल्टा ए बटे ए डेल्टा टी। फिर से उसी तरह परिभाषित करना है, इसको एक मान लेंगे, इसको एक मान लेंगे, तो ये इसके बराबर हो जाएगा। तो कैसे परिभाषित करेंगे, एकांक क्षेत्रफल की चादर का ताप, एकांक क्षेत्रफल की चादर का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर, 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर क्षेत्रफल में हुई वृद्धि, क्षेत्रफल में हुई वृद्धि क्षेत्रीय प्रसार गुणांक, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक कहलाती है। ठीक है ना। तो फिर उसके बाद कुल क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, ए प्लस डेल्टा ए। तो ए प्लस डेल्टा ए का मान कितना है, ए बीटा डेल्टा टी। ए कॉमन ले लेंगे तो 1 प्लस बीटा डेल्टा टी। अच्छा, इनका अगर मात्रक देखें तो मात्रक जरा ध्यान से देखिए, चाहे अल्फा का हो चाहे बीटा का हो, क्षेत्रफल से क्षेत्रफल कट जाएगा, इसका मात्रक डिग्री सेल्सियस, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिग्री इनवर्स सेल्सियस या डिग्री सेल्सियस इनवर्स, या 1 बटे डिग्री सेल्सियस। ठीक है, यहां तक नोट करें, फिर इसके बाद तीसरा पढ़ेंगे। ठीक, आयतन प्रसार गुणांक।
नोट हो गया बच्चों? हो गया सर, हो गया। सर थोड़ा सा रुक लीजिए, 1 मिनट। हाँ ठीक ठीक, कर लो कर लो। हो गया सर। चलिए, सर कल बायो की क्लास नहीं चली थी? हाँ बेटा, बायो वाले सर अभी जो है वो ऑनलाइन क्लास लेने में अभी उनको समस्या है, तो वो 13 तारीख से चलेगी, 13 या 14 तारीख से। जी सर, क्योंकि हम आधे घंटे तक बैठे रहे, जब कोई ऑनलाइन ना आया तो फिर गए हम आपके बाद। हम्म। आयतनात्मक प्रसार, वॉल्यूम एक्सपेंशन। अब जैसे मान लीजिए पहले आपने देखा कि केवल लंबाई की बात हो रही थी, फिर आपने देखा क्षेत्रफल की बात होने लगी, अब किसकी बात होने का नंबर है? आयतन। तो मान लीजिए कोई आपके पास घन है जिसके पास क्या होगा? आयतन होगा, ठीक है ना। मान लीजिए इसका आयतन पहले कितना है? v है। फिर आपने इसको गर्म करना शुरू किया, तो इसके आयतन में जो वृद्धि होगी वो फिर से वही समानुपाती होगी, जितना ज्यादा आप गर्म कर लेंगे समानुपाती होगी, जितना ज्यादा क्या होगा? प्रारंभिक इसका आयतन। दोनों को अगर मिला देंगे तो डेल्टा वी समानुपाती किसके हो जाएगा? v इंटू डेल्टा टी के। फिर समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो पहले अल्फा आया था, फिर बीटा आया था, अब क्या आएगा? अब गामा आएगा। तो यहां से गामा बराबर कितना हो जाएगा? डेल्टा वी बटे वी डेल्टा टी। और कैसे परिभाषित करेंगे? एकांक आयतन के घन का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर आयतन में हुई वृद्धि आयतन प्रसार गुणांक कहलाती है। क्या कहलाती है? आयतन प्रसार गुणांक। और गुणांक। प्रसार होने के बाद जो कुल आयतन है वो कितना हो जाएगा? v प्लस डेल्टा v। तो v प्लस v गामा डेल्टा t, v कॉमन ले लेंगे, 1 प्लस गामा डेल्टा t। ठीक, इसके बाद देखिए हमें क्या पढ़ना है? हमें पढ़ना है अल्फा बीटा व गामा में संबंध। क्या पढ़ना है? अल्फा बीटा गामा में संबंध। तो हम जानते हैं क्योंकि आयतन v बराबर क्या होता है? भुजा का क्यूब होता है कि नहीं? यस सर। अब अगर इसका अवकलन कर दिया जाए L के सापेक्ष dv बटे dl कर दिया जाए तो इसका अवकलन क्या होगा? अवकलन में क्या होता है बेटा? घात आगे आ जाती है और एक घात कम हो जाती है। तो क्या जाएगा इसका? 3l स्क्वायर। और dv को जरा इधर भेज दीजिए, तो dv मतलब dv को यहाँ छोड़ के dl को यहाँ, तो ये हो जाएगा 3l स्क्वायर dl।
क्या हो जाएगा 3l स्क्वायर dl। अब जरा dv देखिए, dv का मतलब क्या है, डेल्टा v से ही है। dv का मतलब किससे है, डेल्टा v से। तो डेल्टा v dv की जगह क्या रखेंगे आप, गामा, फिर लिखेंगे v, और फिर डेल्टा t का मतलब dt। भाई डेल्टा को d में बदल सकते हैं, मालूम है कि नहीं ना। डेल्टा और d दोनों किसको बताते हैं, परिवर्तन को बताते हैं। डेल्टा तब इस्तेमाल करते हैं जब परिवर्तन बड़ा हो, और d तब इस्तेमाल करते हैं जब परिवर्तन क्या हो, सूक्ष्म हो। तो हम मान रहे हैं छोटे परिवर्तन की बात हो रही है, तो dv बराबर गामा v dt बराबर यहां लिखा है 3l स्क्वायर, और dl की जगह क्या लिख लेंगे, अल्फा l dt। तो देखिए dt से dt क्या हो जाएगा, कट जाएगा, समझ रहे हैं कि नहीं। और आगे देखिए जरा ध्यान से, यहां लिखा है गामा, v का मान कितना था, l क्यूब, तो l क्यूब लिख लिया, बराबर 3, ये l स्क्वायर है और ये l है, तो ये l क्यूब हो जाएगा, और बाद में क्या बचेगा, अल्फा बचेगा। l क्यूब से l क्यूब कट जाएगा, तो गामा बराबर आ जाएगा 3 अल्फा। गामा किसके बराबर आ जाएगा, 3 अल्फा के। समीकरण ये क्या हो गया, 1 हो गया। फिर आप क्या करेंगे, लिखेंगे सिंस क्षेत्रफल, सिंस क्षेत्रफल ए बराबर क्या होता है, भुजा का वर्ग। फिर से इसका अवकलन करेंगे तो dA बटे dl, घात आगे आ जाती है और एक घात कम, तो 2 से कम होके घात कितनी बची, 1 बची। dl को यहां भेज दीजिए, तो dA बराबर हो जाएगा 2l dl। अब dA का मान क्या था, बीटा a dt 2l, इसका मान अल्फा l dt। तो dt से dt कट गया, यहाँ क्या बचा, बीटा a का मान l स्क्वायर, 2l इंटू एल, एल स्क्वायर, और साथ में क्या है अल्फा, तो एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कट गया, तो बीटा बराबर क्या आ गया, 2 अल्फा। तो गामा बराबर 3 अल्फा, बीटा बराबर 2 अल्फा। इसका मतलब ये है, इसका समीकरण 2, तो यहां से क्या लिख सकते हैं, समीकरण 1 व 2 से जो अल्फा अनुपाते बीटा अनुपाते गामा होगा वो कितना होगा, 1:2:3। ठीक, इसको भी नोट कर लें, कोई दिक्कत हो तो पूछते भी रहिएगा। सर वो थर्मोडायनेमिक्स के बगल में वो हाँ डेल्टा डैश डी लिखा है, वो क्या है सर। वो ये बता रहे थे बेटा कि डेल्टा और डी दोनों परिवर्तन को बताते हैं। डेल्टा का यूज तब करते हैं जब परिवर्तन बड़ा हो, और डी का यूज तब करते हैं जब परिवर्तन क्या हो, छोटा हो। छोटा, ओके सर।
दूसरे समीकरण के ऊपर क्या लिखा है सर? वहाँ पे रोशनी पड़ रही है। कहाँ पर बेटा? कहाँ पर बताओ जरा। सर बीटा बराबर 2 अल्फा के ऊपर सर उसके ऊपर लिखा है, रोशनी देखो पड़ रही है। बीटा, हाँ उसके ऊपर वाली लाइन में जी बीटा एल स्क्वायर बराबर 2 एल स्क्वायर अल्फा, तो एल स्क्वायर से एल स्क्वायर काट दिया है। सर बीटा ए डी टी में बराबर सर क्लियर नहीं हो रहा, 2 एल के बाद क्लियर नहीं हो रहा सर। 2 एल के बाद अल्फा, 2 एल के बाद क्या सर? अल्फा अल्फा एल एल डी टी, डी टी। ओके तो सर। डी टी से डी टी काट दो। हाँ कट गया सर। अब और बाएं अल्फा पक्ष में वो बीटा, एल 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 स्क्वायर हो जाएगा। समझ में आ गया हाँ सर। ठीक ठीक, कर लो कर लो। ओके सर। हो गया सर, हो गया। तुम्हारा भी हो गया धनीराम? जी सर, जी सर। चलो आगे बढ़ते हैं।
अब हमको पढ़ना है विशिष्ट ऊष्मा। स्पेसिफिक हीट, विशिष्ट ऊष्मा। देखिए विशिष्ट ऊष्मा क्या, जरा समझने का प्रयास करिएगा। किसी पदार्थ को दी गई ऊष्मा या पदार्थ से ली गई ऊष्मा जो Q है वो निर्भर करती है किसके, उस वस्तु के द्रव्यमान पर। किस पर निर्भर करती है? उस वस्तु के द्रव्यमान पर। जैसे मान लीजिए आपने एक गिलास में पानी गर्म लिया, तो पानी को गर्म कर दिया आपने, तो उससे भाप निकलेगी, तो उससे भाप थोड़ी देर तक निकलेगी, वो थोड़ी देर तक क्या रहेगा, गर्म रहेगा। लेकिन अगर आपने एक भगोने भर में पानी गर्म किया है तो उससे ज्यादा भाप निकलेगी। एक बाल्टी भर में पानी गर्म किया, यानी कि पानी का द्रव्यमान बढ़ा रहे हैं ना, तो उससे जो निकल रही है भाप, ऊष्मा, वो क्या होगी, बढ़ेगी। तो जो Q है वो समानुपाती किसके है, M के। दूसरा, जो ये ऊष्मा होगी वो समानुपाती किसके होगी, जितना ज्यादा आपने उसको क्या किया होगा, गर्म किया होगा। और जितना गर्म करेंगे उतनी ही ज्यादा क्या निकलेगी, ऊष्मा निकलेगी। तो जो Q है वो द्रव्यमान के समानुपाती, और Q किसके समानुपाती, डेल्टा T के। तो अगर इसको हम लोग एक साथ लिखें तो क्या लिख सकते हैं, Q समानुपाती M इंटू डेल्टा T। अब समानुपाती का चिन्ह अगर हटाएंगे तो नियतांक लगाना पड़ेगा, तो उस नियतांक का नाम है C, छोटा सी है, जहां C को क्या कहते हैं, विशिष्ट ऊष्मा। क्या कहते हैं, विशिष्ट ऊष्मा। C बराबर क्या हो जाएगा, Q बटे M डेल्टा T। अब C को कैसे परिभाषित करेंगे, उसी तरह M का मान 1, इसका मान 1, तो ये बराबर ये। तो क्या लिखते हैं, किसी पदार्थ के 1 ग्राम द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जो ऊष्मा की आवश्यकता होती है वो विशिष्ट ऊष्मा के बराबर होती है। कैसे लिखेंगे, किसी पदार्थ के 1 ग्राम का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जो ऊष्मा आवश्यक होती है विशिष्ट ऊष्मा कहलाती है। जो ऊष्मा आवश्यक होती है विशिष्ट ऊष्मा कहलाती है। समझ रहे हैं, 1 ग्राम द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है, जो ऊष्मा आवश्यक है वो क्या कहलाएगी, विशिष्ट ऊष्मा। इसका अगर मात्रक लिखना हो तो मात्रक ध्यान दीजिएगा, जब द्रव्यमान को लिखेंगे ग्राम में तो ऊष्मा को किसमें लिखेंगे, कैलोरी में। तो कैलोरी प्रति ग्राम डिग्री सेल्सियस। तो मात्रक क्या है, कैलोरी द्रव्यमान ग्राम डिग्री सेल्सियस। ठीक है ना, बोलो भाई। जी सर, समझ में आ रहा है। फिर इसके बाद ये तो हो गई विशिष्ट ऊष्मा। ये किसमें काम आती है, ठोसों में और द्रवों में। भाई द्रव का 1 ग्राम ले लिया, ठोस का 1 ग्राम ले लिया। लेकिन जब गैसों की बात करते हैं तो गैसों में विशिष्ट ऊष्मा थोड़ा सा बदलती है। गैसों की विशिष्ट ऊष्मा की अगर बात करें तो उसको बोलते हैं मोलर विशिष्ट ऊष्मा। क्या बोलते हैं, क्योंकि आप लोग को मालूम होगा कि जब गैस की बात करते हैं तो हम बात करते हैं 1 मोल गैस, 2 मोल गैस, 3 मोल गैस। तो बात करनी पड़ती है मोलर विशिष्ट ऊष्मा की। क्या बोलते हैं इसको, मोलर स्पेसिफिक
हीट। तो इसको कैसे परिभाषित कर सकते हैं आप? जिस तरह वहां परिभाषित किया उसी तरह यहां परिभाषित करना है। क्या? गैस के 1 मोल का ताप, वहां पर क्या था, 1 ग्राम का ताप, तो गैस के 1 मोल का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा मोलर विशिष्ट ऊष्मा कहलाती है। इसको दिखाते हैं कैपिटल सी से। किससे दिखाते हैं? कैपिटल सी से दिखाते हैं। ठीक है ना? और ये जो विशिष्ट ऊष्मा है ये 2 प्रकार की होती है। एक होती है सीवी और एक होती है सीपी। नाम सुना है? सीवी सीपी। यस। सीवी क्या है? जब नियत आयतन पर ताप बढ़ाया जाए। जब नियत आयतन पर ताप बढ़ाया जाए। कैसे परिभाषित करेंगे? बिल्कुल उसी तरह जैसे यहां लिखा है ना, गैस के 1 मोल का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है तो इसी में जोड़ दीजिए, नियत आयतन पर गैस के 1 मोल का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है तो सीवी। और यहां पर जब निश्चित नियत दाब। हाँ, नियत दाब पर ताप बढ़ाया जाए तो क्या बनेगा? नियत दाब पर मोलर विशिष्ट ऊष्मा कैपिटल सीपी। ठीक है ना? ये स्मॉल, जब ग्राम की बात करें तो स्मॉल सी, जब मोल की बात करें तो कैपिटल सी। नोट करें यहां तक। सर विशिष्ट ऊष्मा कहलाती है कि नीचे क्या है सर? गैस के 1 मोल का ताप 1 डिग्री गैस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा मोलर विशिष्ट ऊष्मा विशिष्ट, कहलाती है सर। उसके वो कैपिटल सी है बना है ये बताने के लिए कि इसको कैपिटल सी से निरूपित करते हैं। लाइन के नीचे सर कि लाइन के ऊपर? लाइन के ऊपर, और फिर लाइन के नीचे सी को 2 भागों में बांटा गया है, सीवी और सीपी में। ओके सर।
सर जब के आगे क्या लिखा है सर? जब के आगे जब नियत आयतन पर ताप बढ़ाया जाए सीवी में लिखा है, और जब नियत दाब पर ताप बढ़ाया जाए वो सीपी में लिखा है। हो गया सर, हो गया, लिख गया। तुम्हारा हो गया धनीराम? सर मोलर विशिष्ट ऊष्मा का भी मात्रक वही रहता है। इसका मोलर विशिष्ट ऊष्मा का मात्रक और विशिष्ट ऊष्मा का मात्रक सेम रहता है। नहीं नहीं, उसमें ग्राम की जगह मोल आ जाएगा ना। जी जी सर, ग्राम प्रति मोल प्रति डिग्री कैलो सेल्सियस। नहीं नहीं, कैलोरी प्रति कैलोरी मोल डिग्री मोल। सेल्सियस। जी सर, हो गया सर। हो गया। सर एसआई मात्रक क्या होगा सर? एसआई मात्रक एसआई मात्रक में कैलोरी को बदल दो जूल में और ग्राम को बदल दो किलोग्राम में। जूल प्रति किलोग्राम सर। हाँ, जूल प्रति किलोग्राम डिग्री सेल्सियस। लेकिन इसका मात्रक यही प्रचलन में चलता है बेटा, सवालों में ज्यादातर यही दिया होगा। ओके सर, ओके। अब इसके बाद हम लोग को जानना है गुप्त ऊष्मा। क्या जानना है? गुप्त ऊष्मा। इसको बोलते हैं लैटेंट हीट। देखिए, जो ऊष्मा का यूज है वो दो तरह से होता है। एक तो होता है ताप बढ़ाने में, मतलब किसी को ऊष्मा दीजिए, उसका ताप बढ़ जाएगा, गर्म हो जाएगी वो। और दूसरा होता है अवस्था परिवर्तित करने में या अवस्था बदलने में। जैसे अवस्था बदलने का मतलब क्या है कि जैसे बर्फ को गर्म करो तो पानी बन जाएगी, पानी को गर्म करो तो भाप बन जाएगा, भाप को ठंडा करो तो पानी बन जाएगा, पानी को ठंडा करो तो क्या हो जाएगा? बर्फ बन जाएगा। ये ऊष्मा कहाँ हो रही है? अवस्था बदल रही है। बर्फ ठोस, बर्फ क्या है? ठोस अवस्था। किसमें बदल दिया? द्रव में बदल दिया। तो ऊष्मा का प्रयोग दो तरीके से होता है। तो जो ऊष्मा ताप बढ़ाने में काम करती है उसको बोलते हैं विशिष्ट ऊष्मा। जो आपने अभी पढ़ा, परिभाषा क्या थी कि 1 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाने के लिए जो ऊष्मा आवश्यक है। और जो ऊष्मा अवस्था बदलने में काम में आती है उसको बोलते हैं गुप्त ऊष्मा। क्या बोलते हैं उसको? गुप्त ऊष्मा। तो यहां पर कैसे परिभाषित करेंगे कि किसी पदार्थ के 1 ग्राम की अवस्था परिवर्तित करने के लिए आवश्यक ऊष्मा गुप्त ऊष्मा कहलाती है। गुप्त ऊष्मा कहलाती है। और इसका सूत्र होता है Q बराबर ml।
L बराबर Q बटे M। देखो यहां से है ये परिभाषा निकली है। L को क्या बोलते हैं? गुप्त ऊष्मा। तो एकांक द्रव्यमान यानी कि 1 ग्राम द्रव्यमान का ताप बढ़ाने के लिए 1 ग्राम द्रव्यमान की अवस्था परिवर्तित करने के लिए जो ऊष्मा है वो कितनी है? L के बराबर। तो इसका मात्रक क्या लिख सकते हैं आप? कैलोरी प्रति ग्राम। कैलोरी प्रति ग्राम। 1 ग्राम का अवस्था बदलना है, जितनी ऊष्मा चाहिए वो क्या कहलाएगी? गुप्त ऊष्मा। ठीक है। इसमें मेन बात क्या है कि गुप्त ऊष्मा ताप को परिवर्तित नहीं करती है। गुप्त ऊष्मा ताप को परिवर्तित नहीं करती है, केवल अवस्था परिवर्तित करती है, ताप नहीं परिवर्तित करती। समझ रहे हैं कि नहीं? बोलो भाई। सर बिना ताप परिवर्तित किए अवस्था कैसे परिवर्तित हो जाएगी, समझ में नहीं आता। हाँ, समझ में देखो, मान लो तुम्हारे पास बर्फ है, तो जी बर्फ सर। कितने 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 ताप पर होती है? बर्फ होती है 0 डिग्री सेल्सियस पर। जी सर। तो जब हम बर्फ को गर्म करेंगे तो बर्फ सबसे पहले बदलेगी 0 डिग्री सेल्सियस के पानी में। किसमें बदलेगी? जीरो डिग्री जीरो सेल्सियस के पानी में। डिग्री। तो जी जीरो सर। डिग्री सेल्सियस के पानी में जब वो बदली तो उसका ताप नहीं बदला। बर्फ का ताप भी 0 था, पानी का ताप भी 0 है, लेकिन क्या बदल गई? अवस्था बदल गई। बदल गई। जी सर। हाँ, तो इस तरह गुप्त ऊष्मा काम करती है, मतलब वो ऊष्मा गुप्त है। भाई जी सर। नॉर्मली हम लोग क्या मानते हैं कि ऊष्मा का काम है ताप को बढ़ाना। जी सर। तो इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया? गुप्त ऊष्मा, की गुप्त रहती है। इसने काम कर दिया अपना, इसने अवस्था बदल दी, लेकिन ताप नहीं बदला। जी सर। सर उष्मा के सेकंड पैनल में क्या लिखा है सर? कहाँ बेटा? उष्मा में सर फर्स्ट ताप बढ़ाने में विशिष्ट उष्मा, फिर दूसरे में सर क्या लिखा है? अवस्था बदलने में गुप्त ऊष्मा। ओके सर, ओके। नोट हो गया बेटा?
जी सर। यस सर। चलिए, तो आज जो है हम लोगों ने काफी चीजें पढ़ी हैं। अब कल जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें देखते हैं, थोड़ा सा सोच पाएंगे तो अगर देखते हैं, अगर कुछ इसका और आगे पढ़ाने को मिल जाता है तो उसको देखेंगे, नहीं तो जो भी शेड्यूल में हमको दिया जाएगा वो फिर क्या किया जाएगा, पढ़ाया जाएगा। ठीक है बेटा? जी सर। यस सर। क्या हुआ बेटा? आपके पास सर कौन सी क्लास है, किस सब्जेक्ट की? नहीं, अभी बेटा क्लास तो बायो की थी, लेकिन वो अभी बायो वाले सर ले नहीं पा रहे हैं क्लास, इसलिए अभी बायो कोई क्लास नहीं चलेगी, केवल अभी फिजिक्स की ही क्लास चलेगी। तो केमिस्ट्री की भी नहीं चल रही सर? नहीं बेटा, सब नेक्स्ट नेक्स्ट वीक से चलेंगी सब क्लासेस। ठीक, ओके बेटा। ओके सर, बाय सर।